हेलो एवरीवन। इतिहास दर्शन के यूट्यूब पर चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं नरेश सोनी और हम आज स्कूल व्याख्याता के जो ट्रेंड एनालिसिस सीरीज चल रहे हैं उसके आगे के क्रम का वीडियो देखेंगे जो कि गुप्त काल से संबंधित है। स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा इतिहास 2025 में गुप्त काल से 3 प्रश्न पूछे गए, 2022 में गुप्त काल से 5 प्रश्न पूछे गए, 2018 में गुप्त काल से 4 प्रश्न, 2018 संस्कृत विभाग में 5 प्रश्न, 2015 में 4 प्रश्न, 2013 में 2 प्रश्न। इस प्रकार कुल 6 परीक्षाओं में 23 प्रश्न पूछे गए। इस प्रकार जब हम देखेंगे तो ये इसका औसत आता है 3.83, यानी कि 3 से 4 प्रश्न प्रति भर्ती परीक्षा इस टॉपिक से पूछे जाते रहे हैं। अब हम चलते हैं गुप्त काल के पहले प्रश्न से। निम्नलिखित में से कौन सी एक इकाई गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित नहीं है। यहाँ जो 4 इकाइयाँ दे रखी है और हमें पता लगाना है कि कौन सी इकाई है जो कि गुप्त काल में इस नाम से नहीं जानी जाती थी प्रशासनिक इकाई। ऑप्शन संख्या 1 आहार, यही सही उत्तर है क्योंकि आहार जो है मौर्य काल में जिलों को आहार कहा जाता था। जिलों को क्या कहा जाता था? आहार। जबकि गुप्त काल में विषय को जिला कहा जाता था, यानी विषय को जिला गुप्त काल में, आहार को जिला मौर्य काल में। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 1। अब बाकी ऑप्शन पर विचार करें तो भुक्ति जो है ये गुप्त कालों में जो प्रांत होता था उसको भुक्ति कहा जाता था और पहली बार भुक्ति का उल्लेख सर्वप्रथम प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है, यानी अभिलेखीय रूप में भुक्ति का उल्लेख सबसे पहले प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। उसके बाद विषय जो हो गया वो जिला विथि। विथि अभी जो हम तत्कालीन देखें तो तहसील जो है, इस तहसील को विथि के नाम से जाना जाता था और विथि के नीचे एक और इकाई होती थी पैठ। ये पैठ कई छोटे छोटे गांवों का समूह होता था और सबसे छोटी इकाई जो होती थी प्रशासन की वो होती थी ग्राम, यानी कि ग्राम, ग्राम से बड़ा पैठ, पैठ से बड़ी विथि, विथि से बड़ा विषय और विषय से बड़ी भुक्ति। इस प्रकार पहला प्रश्न का उत्तर हो गया प्रश्न संख्या 1 का उत्तर ऑप्शन संख्या 1 आहार। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 2। दसपुर में गुप्तकालीन सूर्य मंदिर का निर्माण किस श्रेणी द्वारा कराया गया था? एक जंत पीलक श्रेणी, दूसरा तैलिक श्रेणी, 3 तंतुवाय श्रेणी और 4 पट्टवाय श्रेणी। देखिए इस प्रश्न में तंतुवाय श्रेणी और पट्टवाय श्रेणी इन दोनों का उल्लेख अलग अलग किताबों में मिलता है, लेकिन आरपीएससी ने इसका उत्तर अभी पट्टवाय श्रेणी माना है और आगे चलकर भविष्य में फाइनल आंसर की जब आती है तब या तो ये डिलीट हो जाएगा और या फिर जो भी होता है वो देखेंगे। इस एक बार तो आरपीएससी ने पट्टवाय श्रेणी माना है, इसलिए हम इसको पट्टवाय श्रेणी के रूप में देखेंगे। आगे चलते हैं। ये प्रश्न संख्या 3। गुप्तकालीन सिक्कों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? कुल 4 प्रश्न कथन दिए गए हैं और इसमें पूछा गया है कि कौन सा कथन जो है वो असत्य है। पहला कथन है प्राचीन भारत में सोने के सर्वाधिक सिक्के गुप्त काल में जारी किए गए। ये एकदम सही है। प्राचीन भारत में सोने के सर्वाधिक सिक्के हैं जो गुप्त कालीन में जारी किए गए थे और इन गुप्त सिक्कों को दीनार कहा जाता था और ये दीनार मध्यकाल तक दीनार नाम से जाने गए। दूसरा है गुप्तकालीन सिक्के, सोने के सिक्के कुषाणों के सिक्के से ज्यादा शुद्ध थे। तो ये प्रश्न जो है गुप्तकालीन सिक्के जो है कुषाणों से शुद्ध नहीं थे, क्योंकि कुषाणों ने जो है नियमित रूप से शुद्ध सोने के सिक्के जो भारत में पहली बार जारी किए थे कुषाणों ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो हम देखते हैं तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया ऑप्शन संख्या 2। गुप्तकालीन में सोने के सिक्के कुषाणों ने, ये जो शुद्ध थे सिक्के ये गुप्तकालीन नहीं थे, क्योंकि शुद्ध सिक्के गुप्तकालीन जो थे वो कुषाणों के थे। आगे है ऑप्शन संख्या 3। गुप्त काल में तांबे के सिक्कों की संख्या कुषाणों के की तुलना में कम है। सही है,
क्योंकि गुप्त काल में जो कुषाणों ने बड़ी मात्रा में तांबे के सिक्के भी जारी किए गए और भारत में सर्वाधिक तांबे के सिक्के जो है वो कुषाणों द्वारा ही जारी किए गए थे। कौन से काल में? प्राचीन काल में। और गुप्त काल के सिक्कों में युद्ध, कला और प्रेम का चित्रण भी मिलता है। तो सही है, गुप्त काल में जैसे व्याघ्रहंता सिक्के हैं वो युद्ध या शिकार का प्रतीक है और समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए बताया गया है। तो इस प्रकार गुप्त सिक्कों पर युद्ध और कला का चित्रण भी मिलता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन संख्या 2। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 4। समुद्रगुप्त ने निम्न में से किसके प्रति कन्योपायन की नीति अपनाई? ऑप्शन संख्या 1 मालवा, 2 सनकानीक, 3 शकमरुंड और 4 खरपरी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 3। समुद्रगुप्त ने शकमरुंडों के खिलाफ जो है आत्मनिवेदन, कन्योपायन और गुरुत्मंदक स्व विषय भुक्ति शासन याचना की नीति अपनाई। जब हम देखेंगे ये जो समुद्रगुप्त है इसकी एक प्रशस्ति है प्रयाग प्रशस्ति। इस प्रयाग प्रशस्ति की 23वीं और 24वीं पंक्ति है, उसमें समुद्रगुप्त द्वारा विदेशी शासकों पर विजय का उल्लेख मिलता है। कौन से शासक? विदेशी शासक। इन विदेशी शासकों में कुषाण यानी देवपुत्र शाहानुशाही और शकमरुंडों को पराजित करने का उल्लेख मिलता है। लेकिन साथ में इसमें यह कहा है कि इन्होंने इनके प्रति जो नीति अपनाई उसमें एक तो था आत्मनिवेदन, यानी ये दरबार में उपस्थिति देंगे। दूसरा कन्योपायन, यानी ये अपनी पुत्रियों का विवाह जो है गुप्त शासकों से करते हैं। और तीसरी जो है वो थी गुरुत्मंदक स्व विषय भुक्ति शासन याचना, यानी ये जो है अपनी स्व विषय भुक्ति, खुद की भुक्ति के लिए शासन की याचना करते हैं और इनको जो है खुद का जो शासन जिनकी भुक्ति थी प्रदेश है वापस लौटा दिया जाता था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया ऑप्शन संख्या 3। प्रश्न संख्या 5। स्कंदगुप्त के कहोम अभिलेख के अनुसार मद्र ने किस धर्म की मूर्तियां स्थापित करवाई? ऑप्शन संख्या 1 जैन, 2 बौद्ध, 3 वैष्णव और 4 शैव। तो हम देखेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 1 जैन। स्कंदगुप्त का उत्तर प्रदेश के देवरिया नामक स्थान है, यहाँ से एक संस्कृत भाषा का अभिलेख मिला है। इस अभिलेख में लिखा है कि एक भद्र नामक व्यक्ति ने यहाँ पर 5 जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां स्थापित करवाई। कितने जैन तीर्थंकरों की? 5 जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां स्थापित करवाई। और इसी अभिलेख में स्कंदगुप्त को शक्रुपम कहा गया। प्रश्न पूछा जाए शक्रुपम किसे कहा गया है, तो शक्रुपम कहा गया स्कंदगुप्त को। कौन से अभिलेख में? कहोम अभिलेख में। कहोम अभिलेख कहाँ है? देवरिया में और संस्कृत भाषा में है। और महत्वपूर्ण है, ये यूजीसी नेट ने भी इस भद्र के बारे में 2-4 बार प्रश्न पूछ लिया है। तो भद्र या मद्र पूछा जाए तो वो जैन धर्म से संबंधित था। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 6। निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही चुनिए। यानी ये 3 कथन दे रखे हैं और इनमें से जो सही है उनका हमें निशान लगाना है। पहला कथन है कुछ गुप्त शासक भगवान शिव के उपासक थे। यह कथन सही है क्योंकि स्कंदगुप्त के एक सिक्का मिला है और इस सिक्के पर बैल की आकृति अंकित है। तो इस बैल की आकृति से अनुमान लगाया जाता है कि स्कंदगुप्त क्या था? शैव था। ठीक। और कुमारगुप्त जो था उसका एक मंत्री था पृथ्वीशैव, वो भी शैव था। और इस प्रकार गुप्त जो थे वो शिव के उपासक थे और क्योंकि उनका गरुड़
चिन्ह था, तो ये वैष्णव धर्म को भी मानते थे। अब दूसरा है, मंदिरों में मूर्ति पूजा गुप्त काल से हिंदू धर्म की सामान्य विशेषताएं बन गई। एकदम सही है। यहाँ इसका भी उत्तर ये भी सही है। गुप्त राजाओं ने विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता का पालन किया, ये भी सही है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 1, सभी ए, बी और सी सत्य है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 7, सूची 1 का सूची 2 को सुमेलित कीजिए और सही विकल्प चुनिए। तो इस प्रश्न का सूची 1 समुद्रगुप्त और समुद्रगुप्त की प्रशस्ति है प्रयाग प्रशस्ति। देखो प्रयाग प्रशस्ति किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से। ठीक है, ये हमने आगे पढ़ ली थी और भी पढ़ लेंगे। दूसरा है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की है मेहरौली। मेहरौली लौ स्तंभ लेख है। इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधियों का वर्णन है और इस मेहरौली स्तंभ लेख में चंद्रगुप्त द्वितीय की वाहलिकों पर विजय और विष्णु ध्वज की स्थापना का उल्लेख मिलता है। तो हम देखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय का कौन सा है? वाहलिकों पर विजय और विष्णु ध्वज की स्थापना। चंद्रगुप्त द्वितीय की उपलब्धियां जो है वो मेहरौली स्तंभ लेख में मिलती है। तो समुद्रगुप्त का कौन सा हो गया? प्रयाग प्रशस्ति, और चंद्रगुप्त द्वितीय का हो गया मेहरौली, और तीसरा है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त का जो है ये बिलसड अभिलेख है। कुमारगुप्त का बिलसड अभिलेख, ये कुमारगुप्त का प्रथम अभिलेख है और इसमें कुमारगुप्त तक गुप्तों की वंशावली, कुमारगुप्त तक गुप्तों की जो है वंशावली दे रखी है। और बाकी रह गया स्कंदगुप्त। तो जो भीतरी अभिलेख है वो स्कंदगुप्त से संबंधित है और इस भीतरी अभिलेख में स्कंदगुप्त द्वारा हुणों को पराजित करने का उल्लेख मिलता है। यानी अब देख ले हैं कि हुणों को पराजित करने का उल्लेख कब मिलता है? स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख में। कुमारगुप्त के काल में इसमें लिखा हुआ है कि कुमारगुप्त के अंतिम समय में पुष्यमित्रों ने आक्रमण किया जिसको उसके पुत्र स्कंदगुप्त ने विफल कर दिया। और ये हूण नेता कौन था? खुशनिवाज। हूण नेता कौन था? खुशनिवाज। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 3, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, चंद्रगुप्त का द्वितीय का मेहरौली स्तंभ लेख, कुमारगुप्त का बिलसड और स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख। इसको हम अगर 2-4 बार देखेंगे तो हमारे दिमाग में आ जाएगा कि कौन सा किससे संबंध है। ये कुमारगुप्त जो है वो ऐसा व्यक्ति था, इस कुमारगुप्त के सर्वाधिक अभिलेख जो मिलते हैं गुप्तों में वो कुमारगुप्त के मिलते हैं। 18 अभिलेख मिलते हैं। सर्वाधिक प्रकार के सिक्के, 14 प्रकार के सिक्के जो है वो कुमारगुप्त ने चलाए थे। लेकिन बिलसड अभिलेख, क्योंकि ये कुमारगुप्त का पहला अभिलेख है और इसमें गुप्तों की वंशावली भी है, इसलिए यह महत्वपूर्ण अभिलेख हो जाता है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 8, गुप्तकालीन ग्राम सभा के पदाधिकारियों में कौन सम्मिलित नहीं था? ए कुटुम्बिन, बी अष्टकुलाधिकारी, 3 महत्तर और 4 सार्थवा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 4, सार्थवा। क्योंकि ये सार्थवा जो था वो ग्राम सभा से संबंधित नहीं था, वे व्यापारियों का प्रधान था। किसका प्रधान था? व्यापारियों का प्रधान था। ठीक है। एक ताम्रपत्र है, दामोदरपुर ताम्रपत्र। इस ताम्रपत्र में गुप्तकालीन ग्राम सभा का उल्लेख है और इस ग्राम सभा के अष्टकुटुम्बिन, अष्टकुलाधिकारी और महत्तर, इन तीनों का उल्लेख कुमारगुप्त प्रथम के दामोदरपुर ताम्रपत्र से मिलता है। तो एक प्रश्न ये हो जाएगा कि ये जो तीनों है किससे संबंधित है? ग्राम सभा से संबंधित। लेकिन इनका उल्लेख कहाँ है? कुमारगुप्त का एक अभिलेख है दामोदरपुत्र वहां से, और सार्थवा जो है ये ग्राम सभा से संबंधित नहीं था, बल्कि जो व्यापारी थे
उस व्यापारियों का प्रधान जो था वो की था। और ये दामोदरपुर ताम्रपत्र जो है वो बंगाल से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? बंगाल से। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक भासकृत नहीं है? पंचरात्र, कर्णभरम, रत्नमाला और अविमारकम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 3, रत्नमाला। रत्नमाला जो है ये श्रीपति द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? श्रीपति के द्वारा रत्नमाला लिखा गया। और अब जब हम इन चारों की बात करते हैं तो भास एक गुप्तकालीन नाटककार थे। इन्होंने कुल 13 नाटक लिखे। कितने नाटक लिखे? 13। ये पंचरात्र इनका नाटक है। इस पंचरात्र नाटक में महाभारत का कथानक है। और कर्णभरम जो नाटक है, इस नाटक में कर्ण के कवच और भगवान इंद्र द्वारा कर्ण से कवच मांगने और कवच का दान करने का उल्लेख इस कर्णभरम में है। और अब देखिए एक कंफ्यूजन है, रत्नमाला। ये रत्नमाला तो लिखी थी श्रीपति ने, और एक और ग्रंथ है इससे मिलता जुलता नाम, अभिधान रत्नमाला। ये अभिधान रत्नमाला जो है वो हलायुद्ध ने लिखी थी। और ये हलायुद्ध जो है वो परमार शासक मुंज के दरबारी थे। किसके दरबारी थे? मुंज के दरबारी हलायुद्ध ने अभिधान रत्नमाला लिखी। और रत्नमाला इन्होंने लिखी। पंचरात्र, कर्णाभरम और अविमारकम भास के हैं। और भास का एक नाटक और भी है, स्वप्न वासवदत्ता। ये भास का फेमस नाटक है जो कि 6 अंकों में है। और ये पहला पूर्ण नाटक माना जाता है। पूछा जाए पहला पूर्ण नाटक कौन सा है तो है स्वप्न वासवदत्ता। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 10। मुंडित सिर वाली गुप्तकालीन बुद्ध मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? ऑप्शन 1 एरण, 2 मानकुंवर प्रयागराज, 3 जूनागढ़ और 4 गुजरात। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 2। देखो, मानकुंवर प्रयागराज में एक बुद्ध की मूर्ति मिली है। और ये जो मूर्ति है, इस मूर्ति के ऊपर एक लेख मिला हुआ है। इस लेख में लिखा है कि महाराज श्रीगुप्त के काल में बुद्ध मित्र ने इस बुद्ध की मूर्ति की स्थापना करवाई। लेकिन इसका अब क्या है, सिर जो है वो मुंडित है। तो मानकंवर कहाँ है? प्रयागराज में बुद्ध की मूर्ति है। इसकी स्थापना किसने करवाई? बुद्ध मित्र ने। और यहाँ श्रीगुप्त की उपाधि महाराज मिलती है, महाराज श्रीगुप्त के काल में। तो प्रश्न पूछा जाए श्रीगुप्त की महाराज उपाधि कहाँ से मिलती है? मानकुंवर लेख से। मानकुंवर लेख कहाँ है? मानकुंवर की बुद्ध मूर्ति का लेख जो कि प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। प्रश्न संख्या 11। उन साहित्यिक स्रोतों को चिन्हित कीजिए जो रामगुप्त ध्रुव देवी की कथा का वर्णन करते हैं। ऑप्शन संख्या 1 देवी चंद्रगुप्तम, 2 काव्य मीमांसा, 3 हर्षचरित और 4 मालती माधव। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 2, 1, 2 व 3। देवी चंद्रगुप्तम है, इसकी रचना की है विशाखदत्त। ठीक है। इसमें लिखा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय से पूर्व रामगुप्त नामक एक शासक था। इस पर किसी विदेशी आक्रांता ने आक्रमण किया तो इसने उससे समझौता करके अपनी पत्नी ध्रुव देवी का विवाह उससे कर दिया। तो फिर क्या हुआ कि रामगुप्त ने ध्रुव देवी का रूप धारण करके और उस आक्रमणकारी को मार दिया। और फिर अपने भाई रामगुप्त को भी मार दिया। और रामगुप्त को मारकर ध्रुव देवी से विवाह किया और खुद शासक बन गया। इसलिए इसका नाम है देवी चंद्रगुप्तम। देवी यानी ध्रुव देवी, चंद्रगुप्तम यानी चंद्रगुप्त द्वितीय।
आगे चलते हैं। काव्य मीमांसा भी है, विशाख दत्त काव्य मीमांसा और हर्षचरित में इसका उल्लेख मिलता है। आगे 11वीं शताब्दी में एक और रचना थी मजमुल तवारीख, उसमें भी इस देवी चंद्रगुप्त का नाम मिलता है। आगे चलते हैं। ऑप्शन संख्या 4 जो मालती माधव है, मालती माधव की रचना की थी भवभूति नामक व्यक्ति ने, और भवभूति ने रचना की, और इस भवभूति के मालती माधव में देवी चंद्रगुप्तम या चंद्रगुप्त का रामगुप्त ध्रुव देवी की कथा का वर्णन नहीं मिलता। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 12, गुप्त मुद्राओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? गुप्त शासकों ने सुगढ़ स्वर्ण सिक्के जारी किए। सही है, गुप्त एकदम सही है कि गुप्त शासकों ने सुगढ़ स्वर्ण सिक्के जारी किए। मुद्राओं का पुराभोग शासनारूढ़ राजा को विभिन्न मुद्राओं में प्रदर्शित करता है। सही है, इसमें राजाओं के मुद्रा के पृष्ठ भाग पर धार्मिक प्रतीक है। सही है, राजा रानी, दुर्गा, विष्णु और कार्तिकेय का उल्लेख जो है वो गुप्तकालीन सिक्कों के पृष्ठ भाग पर मिलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने सिंह हंता शैली के सिक्के चलाए। सही है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य है, इसने शक शासक रुद्र सिंह द्वितीय को हराया था, और इस उपलक्ष्य में इसने सिंह हंता या व्याघ्र शैली के सिक्के चलाए थे। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 4, 1, 2, 3 और 4। आगे चलते हैं। गुप्तकालीन महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति, गुप्तकालीन महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त होती है? ये 2018 के संस्कृत विभाग में प्रश्न पूछा गया। ऑप्शन संख्या 1 उदयगिरी, 2 देवगढ़, 3 भीतरगांव और 4 मथुरा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 1 उदयगिरी। उदयगिरी जो है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में उदयगिरी है, वहां से 12 भुजाओं वाली महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति मिली है। इस मूर्ति में महिषासुर को भैंसे के रूप में चित्रित किया गया है। इस प्रकार ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 14, गुप्त काल में कौन सी वस्तु भारत से निर्यात नहीं होती थी? ए मसाले, 2 मोती, 3 इत्र और 4 स्वर्ण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 4। स्वर्ण जो है वो भारत से निर्यात नहीं होता था, जबकि भारत में आता था। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 15, अधोलिखित में से कौन सा कथन गुप्तकालीन अधिकारी विनय स्थिति स्थापक के बारे में सत्य नहीं था, नहीं है? ठीक है, वह धर्म संबंधी मामलों का प्रधान अधिकारी था। सही है, विनय स्थिति स्थापक जो था वो धर्म का, वो मंदिरों की देखभाल भी करता था और वह लोगों के नैतिक आचरण पर भी दृष्टि रखता था। ऑप्शन संख्या 4, वह न्याय विभाग का प्रधान अधिकारी था। यही एकदम सही उत्तर है, क्योंकि वह न्याय विभाग का पदाधिकारी नहीं था। यहाँ पूछा गया कौन सा सत्य नहीं है, तो यह न्याय विभाग का प्रधान अधिकारी नहीं था। ये न्याय विभाग का जो प्रधान अधिकारी होता था उसको महादंड नायक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? महादंड नायक। ये आगे एक प्रश्न और पूछ ले अगर कि महादंड नायक किसको कहते थे, तो वो न्याय विभाग का प्रधान अधिकारी था, जबकि धार्मिक मामलों का प्रधान अधिकारी गुप्त काल में वो विनय स्थिति स्थापक था। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कांची विष्णुगोप, वेंगी कुबेर, पालक उग्रसेन, अवमुक्त नीलराज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 2 वेंगी कुबेर, क्योंकि वेंगी जो था वेंगी का शासक था हस्तिवर्मा,
कौन था? अस्ति वर्मा। और कुबेर जो था वो था देवराष्ट्र का शासक। कहाँ था? देवराष्ट्र का शासक। समुद्रगुप्त जो है, समुद्रगुप्त की एक प्रशस्ति है जिसका नाम है प्रयाग प्रशस्ति। इस प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन है। तो इस प्रयाग प्रशस्ति की 19वीं और 20वीं पंक्ति में दक्षिणापथ के 12 राज्यों का उल्लेख है, 12 राज्यों पर विजय का उल्लेख है। और इस विजय को एच.सी. राय चौधरी ने धर्म विजय का नाम दिया, क्योंकि इस विजय में इनका अधिग्रहण नहीं किया गया, इसमें ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई गई। यानी प्रश्न पूछा जाए दक्षिणापथ के प्रति कैसी नीति समुद्रगुप्त ने अपनाई? ग्रहण मोक्षानुग्रह, यानी पहले ग्रहण किया फिर और उसको मोक्ष देकर क्या कर दिया? अनुग्रहित कर दिया। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 17। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी कि यहां इन सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो पहला ऑप्शन है कालिदास। तो कालिदास क्या थे? कालिदास नाटककार थे और कविता भी किया करते थे। वराहमिहिर ये ज्योतिष शास्त्र से संबंधित थे। चरक चिकित्सा से संबंधित और भास्कर गणित से संबंधित थे। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 2, 1 का 2, 2 का 3, 4 और 1। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 18। इसमें लिखा हुआ है कि गुप्त स्वर्ण सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर राजस्थान के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन संख्या 1 बैराठ, 2 बूंदी, 3 बयाना और 4 नागौर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 3। ये स्वर्ण सिक्कों का, गुप्तकालीन सोने के सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर जो है ये राजस्थान का नहीं अपितु पूरे भारत का सबसे बड़ा सिक्का है, सिक्कों का ढेर है, वो बयाना से मिला हुआ है। और ये जो सिक्का है यहाँ से कुल 1800 सिक्के मिले हैं, लगभग 1800 सिक्के हैं, गुप्तकालीन सिक्के यहाँ से मिले हैं। जो कि सर्वाधिक सिक्के जो है वो 961 है, वो चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। सर्वाधिक सिक्के किससे संबंधित है? चंद्रगुप्त द्वितीय से। और स्कंदगुप्त के जो है वो भी 623 सिक्के यहाँ से मिलते हैं। इस प्रकार ये बयाना जो है राजस्थान की भरतपुर में है। ये बयाना गुप्त काल में नील की खेती से के लिए प्रसिद्ध था। बयाना के अलावा एक और स्थान है सरखेज, गुजरात में अहमदाबाद के पास है, वो भी मध्यकाल में नील की खेती के लिए। और यहाँ मुबारक शाह खिलजी के समय मलिक काफूर ने ऊषा मस्जिद का भी निर्माण करवाया था। तो बयाना जो है नील की खेती के लिए प्रसिद्ध था, यहाँ ऊषा मंदिर भी है और यहाँ से गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर प्राप्त हुआ है। प्रश्न संख्या 19। आर्यभट्ट के विषय में दिए गए निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। वह पहला खगोल शास्त्री था जिसने ग्रहण की वैज्ञानिक व्याख्या की थी, एकदम सही है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, यह खोजने वाला भी वह पहला व्यक्ति था, यह भी सही है। उसने 1 वर्ष की अवधि का अत्यंत ही सटीक आकलन किया था, यह भी सही है। और उसने पाई का भी मान दिया था। इस प्रकार इस प्रश्न के सभी उत्तर सही है, ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 20। क्लासिकल लेखक और उनकी रचनाओं को जोड़ना है आपस में। तो पहला है भास। तो भास की रचना है मध्यम व्यायोग। भास ने मध्यम व्यायोग की रचना की। इस मध्यम व्यायोग में भीम और एक राक्षसी है हिडिंबा, इसके विवाह का वर्णन और उससे घटोत्कच के उत्पन्न होने का वर्णन है। इसके अलावा भास की एक और रचना है जो इसके बाद, पहले मध्यम व्यायोग, मध्यम व्यायोग मतलब मंझला,
भीम जो है पांडवों का मझला भाई था और इसके कारण मध्यम भैया के बारे में जो लिखा गया मध्यम व्यायोग, और इसके बाद एक और ग्रंथ लिखा इन्होंने दूत घटोत्कच। इसमें घटोत्कच की के जन्म का वर्णन है, भीम और हिडिंबा का प्रेम और घटोत्कच का जन्म, और इस मध्यम व्यायोग के बाद दूत घटोत्कच में भीम और घटोत्कच का मिलन का वर्णन मिलता है। आगे चलते हैं। दूसरा है भट्टी। तो इस भट्टी जो है, भट्टी या वत्स भट्टी था, ये कुमारगुप्त का दरबारी था। इसने रावण वध ग्रंथ लिखा और ये राम कथा पर आधारित है। भट्टी का रावण वध। भामह ने काव्यालंकार लिखा तथा भारवी ने किरातार्जुनीयम लिखा। ये जो भारवी ने किरातार्जुनीयम लिखा, इस प्रकार जो गुप्त काल है वो साहित्य की दृष्टि से पुनर्जागरण का काल जो है वो है। मैक्स मुलर ने इसे साहित्य की दृष्टि से उत्कृष्ट होने के कारण गुप्त काल को पुनर्जागरण का काल कहा। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 3, भास मध्यम व्यायोग, भट्टी रावणवध, भामह काव्यालंकार और भारवी किरातार्जुनी। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में से किस शासक के साथ समुद्रगुप्त ने ग्रहण मोक्षानुग्रह की उपाधि या नीति का अनुसरण किया? ऑप्शन संख्या 1 मतिल, 2 रुद्रदेव, 3 अच्युत और 4 उग्रसेन। तो इस प्रश्न का सही हो जाएगा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 4। ये उग्रसेन तो जा पालक का शासक था। कहाँ का शासक था? पालक का शासक था। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति की 23वीं और 24वीं पंक्ति में दक्षिणापथ की विजय का उल्लेख मिलता है और इस दक्षिणापथ का एक राजा था पालक। ठीक है, और यही समुद्रगुप्त की 13वीं और 14वीं जो प्रयाग प्रशस्ति है उसमें उत्तरापथ की विजय का उल्लेख है। तो इन उत्तरापथ की विजय में मतिल, रुद्रदेव और अच्युत, इनका संबंध है उत्तरापथ से और इसका संबंध है दक्षिणापथ से। इस प्रकार ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति जो है वो दक्षिणापथ के राज्यों के प्रति अपनाई गई थी। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 4। निम्नलिखित में से ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति, यानी पालक उग्रसेन का शासक था, वो दक्षिणापथ का शासक था, 23वीं 24वीं पंक्ति में लिखा हुआ है और इससे पहले भी ये देख चुके हम। ऑप्शन संख्या प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वराहमिहिर द्वारा रचित नहीं है? पहला पंच सिद्धांतिका, दूसरा दश गीतिका सूत्र, तीसरा बृहद विवाह पटल और चौथा बृहद जातक। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 2, दश गीतिका सूत्र। क्योंकि ये जो वराहमिहिर है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। किसके दरबारी कवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के। इन्होंने पंच सिद्धांतिका लिखी। इस पंच सिद्धांतिका में 5 सिद्धांत दिए। पहला सिद्धांत था पितामह सिद्धांत, दूसरा वशिष्ठ सिद्धांत, तीसरा रोमक सिद्धांत, पॉलिश सिद्धांत और पांचवा सूर्य सिद्धांत। यानी कि पितामह, वशिष्ठ, रोमक, पॉलिश और सूर्य, ये आपको 5 याद होने चाहिए, बार बार प्रश्न पूछते हैं। तो पंच सिद्धांतिका किसने लिखी थी? वराहमिहिर। और देखिए जहां वृहद शब्द आ जाता है वो भी वराहमिहिर से संबंधित है। वराहमिहिर ने वृहद विवाह पटल, वृहद जातक, वृहद संहिता और वृहद यात्रा फल, ये भी किसके हैं? वराहमिहिर। वराहमिहिर ने वृहद जातक, वृहद संहिता, वृहद यात्रा फल, इस वृहद संहिता जो है
इस वृहद संहिता को प्राचीन ज्ञान विज्ञान का विश्वकोश भी कहा जाता है। इस प्रकार गुप्त काल का एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति है वराहमिहिर। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 कहता है कि विशिष्ट सिद्धांत ने एक वर्ष को 366 के स्थान पर कितने दिन का बनाया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 1 365.25। इस प्रकार आज के हमारे 23 प्रश्न पूर्ण हुए। आपको अगर ये ट्रेंड एनालिसिस का वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी भेजें। धन्यवाद। मैं नरेश सोनी, इतिहास दर्शन से।